नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MP PSC 2025 को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए MPG के टारगेट सीरीज को चला रहा हूं। आज इसका लेक्चर नंबर 49 है। दोस्तों, कभी आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर जाइएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको MPPSC MCQ सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब इसे आप 2x की स्पीड पे देखना स्टार्ट कर दिए। जो बच्चा नया है वह 1.5 की स्पीड पे देखिए और जो बच्चा पुराना है वह 2x की स्पीड पर इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में जो 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा उसमें से 100 मार्क्स का सीधे इसी सीरीज से पूछा जाने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने PYQ प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए उन सभी को ऐड ऑन किया है। साथ में जो डाटा अपडेट था उस डाटा को भी मैंने आपको अपडेट करके बताया। साथ में मैंने आपको इसमें MP का करंट अफेयर भी कवर करा दिया है। तो लगभग यहीं से आपके 50 प्रश्न सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिएगा इस सीरीज का रिवीजन करने के लिए। अब आपका एक कल आखिरी वीडियो आएगा 50वां, उसके बाद मैं आपके लिए यूनिट 9 का, और मेरे मन में बहुत सारे प्लान हैं, उन सभी को एग्जीक्यूट करूंगा 1 महीने के अंदर। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। विश्वास जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार से विश्वास लगातार बने रहिएगा। यूनिट 6 आपको डेली एक वीडियो दिया जा रहा है, कभी आप उसे नहीं देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। यूनिट 6 का पूरा अपडेटेड डाटा है। आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि लगभग सर 10 से 12 नंबर का यूनिट 6 से पूछा हुआ था। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत डीप में पढ़ाया है। तो आप यूनिट 6 के वीडियो भी देखना ना भूलें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 48 के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। उसके बाद हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है। अब अधिकतर लोगों ने क्या किया, किताबी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए किताब के हिसाब से मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा आंसर दिया, मैहर। परंतु आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है, तो पांडुरना है। क्यों? जब आप पांडुरना की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा आपको मिलेगा कि यहाँ मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है, पांडुरना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है या लगता है। तो नागाजी का मेला आपको याद रखना है कि मुरैना के पोरसा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बंदरों का क्रय विक्रय होता है नागाजी के मेले में। तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज वापस से बताया है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आपको कितना याद है। कभी आपको याद होता है तो आप आंसर दे देते हैं, नहीं होता है तो आप सीधे निकल जाते हैं। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, कि मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, फ्यूचर में वो हमेशा हमारा साथ देंगे, ऐसे ऊर्जा यानी ऊर्जा के रूप में। तो इसमें हम मेनली सौर ऊर्जा, आप सभी को पता है, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या नवीनीकरण या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के वर्तमान डाटा की बात करते हैं। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के आंकड़े हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश में कुल कितना गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के आधार पर हमें मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का कुल हमारे पास मतलब उत्पादन होता है वर्तमान में, वह कितना आता है, 5462.09 मेगावाट। कितना होता है, 5462.09 मेगावाट हमारे यहाँ क्या जितना भी ऊर्जा होता है उसका 5462.09 मेगावाट किसका भाग है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का भाग है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा की, फिर सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं, फिर हम बायोमास ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा से हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसके द्वारा उत्पादन कितना है, 2870.35 मेगावाट, मतलब 2870 मेगावाट पवन ऊर्जा स्रोत का भाग है। सौर ऊर्जा की हम बात करते हैं तो 2587.57 मेगावाट, ये भी याद रख लेना। बायोमास का कितना है, तो 106.53 मेगावाट। उसके बाद लघु पन बिजली, इसका कितना भाग है, तो इसका भैया हमारे यहाँ भाग है 123.13
91 मेगावाट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा किसके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है विद्युत का, तो आपको देखने को मिल रहा होगा पवन ऊर्जा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाता है, पवन ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अधिकतर स्थान पूछ लेते हैं कि भारत में स्थान कौन सा है, तो पवन ऊर्जा में आपको याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है, 8वां। सौर ऊर्जा में चौथा स्थान है। इन दोनों को ही आप याद रख लेना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये स्थान भी अधिकतर पूछ लेते हैं। ये क्षमता आपको याद रखनी है कि अभी हमारे यहाँ नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है मध्य प्रदेश की, तो 5462.09 मेगावाट है। देखो मध्य प्रदेश सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा नीति लेके आई थी मध्य प्रदेश सरकार, कब, 2022 में। इस पॉइंट को भी याद रखना, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा अभी हमारे पास क्या है, तो पवन ऊर्जा उसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो देखो भैया, जून 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनबंधु योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, डिफ़ॉल्टर यानी जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार 2012 से लेकर 2015 तक किसी व्यक्ति ने क्या नहीं भरा है, बिल नहीं भरा है। तो गवर्नमेंट उसके पास जाती है, उससे बोलती है कि आप 2012 और 13 का बिल सबमिट कर दो, 1 साल का हम आपको क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो यही थी दीनबंधु योजना, जिसमें बकाया राशि को क्या किया जाता था, भुगतान के लिए किसानों या जो भी व्यक्ति होता था उसे प्रोत्साहित किया जाता था। उसमें उन्हें 1 साल, 6 महीने, 5 महीने का बिल उनका माफ़ किया जाता था। तो यही है क्या, दीनबंधु योजना। तो दीनबंधु योजना किससे संबंधित है, तो बिजली बिल से संबंधित है। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। तो अगले प्रश्न से पहले भैया 99 रुपये मात्र टेस्ट सीरीज मिल रही है, और आपको पता है कि अब 6 से लेकर 10 यूनिट तक का टेस्ट है, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के 2 टेस्ट होंगे, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था शामिल होगी, जिसके बाद FLT बची हुई है। तो भैया इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें 20 FLT मिलने वाली है और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट। कभी आपका रिवीजन चल रहा है तो टेस्ट सीरीज को मात्र 99 में ज्वाइन कर लो। जब आपका कोई सी भी यूनिट का रिवीजन हो जाता है तो उठाकर उसका टेस्ट लगा लो, चाहे आप ऑफलाइन मोड पे भी लगा लो, चाहे ऑनलाइन मोड पे लगा लो। ऑफलाइन के लिए आपको PDF निकलानी पड़ेगी, और ऑनलाइन मोड हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर पर आप आसानी से दे सकते हैं। तो मात्र 99 रुपये में भैया 2 दिन सैंडविच मत खाना। सैंडविच नहीं खाओगे तो आपका कुछ नहीं हो जाएगा। 2 सैंडविच का पैसा है 99 रुपये। आप आसानी से इसे परचेज़ कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हो। आपको मालूम पड़ेगा कि सर आपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कितने अच्छे रखे हैं। जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट का हमारा कोई काम नहीं, हमने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं किया है। हमने पूरे हमारे मन से प्रश्न बनाए, जैसे प्रीवियस ईयर में MP ने पूछे हैं, MPPSC में, उन सभी के आधार पर हम टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं। तो ये रहा भैया शेड्यूल, एक बार देख लेना। अब आपका टेस्ट होगा 11 तारीख के दिन। वहाँ कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो तैयार रहिएगा इस एग्ज़ाम के लिए, कल ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना उसके बाद 12 तारीख के दिन FLT है, फिर उसके बाद वापस से भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 19। तो अब आपके यहाँ पूरे प्रश्न कैसे मिलेंगे, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड मिलने वाले हैं, करंट का डाटा क्या है। तो इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिए। अब हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में विस्तारित है। तो भैया यहाँ पर क्या महादेव श्रेणी है, नहीं सर, यह तो हमारे नर्मदापुरम जिले के समथिंग हमें देखने को मिलती है। क्या बिजावर श्रेणी है, नहीं सर, नहीं है। पन्ना श्रेणी है, नहीं सर, यहाँ भी नहीं है। मैकाल श्रेणी, यस सर, मैकाल श्रेणी क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। तो देखो आ जाओ एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, है कि नहीं है। तो इसको, ये इसके पश्चिमी भाग को राज्य पीपला, इसके मध्य वाले भाग को महादेव श्रेणी, और इसके पूर्वी भाग को मैकाल बोला जाता था। और मैकाल से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सोन नर्मदा जोहिला का, जिसके कारण नर्मदा नदी को मैकाल सुताब के भी नाम से जानते हैं। अब देखो ये वाला क्षेत्र आपको कहाँ पर दिख रहा होगा, सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो राइट आंसर ये हो जाता है। कभी यहाँ पर पूछ लेता मध्य प्रदेश और गुजरात में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, तो आपको आंसर क्या देना था, राज्य पीपला की श्रेणी। ठीक है, तो याद रखना भैया, मैकाल श्रेणी। पन्ना श्रेणी मेनली यहाँ पर फैली हुई है, जो कि किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग बताया जाता है।
अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बादल महल गेट कहाँ अवस्थित है? देखो भैया, बादल महल गेट की हम बात करते तो यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा है भैया, कहाँ पर? चंदेरी में। इसका राइट आंसर क्या है? चंदेरी। अब देखो, बादल महल गेट की मैं आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पहले हम चंदेरी की बात कर लेते हैं। तो चंदेरी आपको मालूम है क्या है सर? मध्यकालीन शहर है। कौन सा है? मध्यकालीन शहर है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के अशोक नगर में स्थित है। ठीक है, ये बात भी आप सभी को पता है। चंदेरी आप सभी को पता होगी कि यह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ पर? मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है, यहाँ मेनली बेतवा नदी के किनारे ही अवस्थित है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध एक स्थल है। यहाँ पर चंदेरी की साड़ियाँ या एक हस्तशिल्प कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे 2005-06 में जीआई टैग दिया गया था, और यहाँ मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग था। अब देखो भैया, चंदेरी की हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य पर्यटन स्थलों की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? चंदेरी का किला मिलेगा एक तो, जिसे किसने बनवाया था? तो यह भैया बनवाया था बुंदेला राजाओं द्वारा। फिर देखो भैया, आपको चंदेरी का किला भी याद है कि 1528 में इस पर बाबर ने आक्रमण किया था। तब यहाँ के राजा कौन थे? मेदिनी राय थे। जिसके बाद चंदेरी का किला किसके अधीन आ जाता है? मुगलों के अधीन आ जाता है। यहाँ पर कोसक महल स्थित है। कौन सा? कोसक महल स्थित है। ठीक है, तो इस महल को याद रखना किसने बनवाया था? महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी कौन थे? तो ये मालवा के खिलजी वंश के राजा थे, जिन्होंने यहाँ पर क्या बनवाया था? कोसक महल का निर्माण कराया था। यहाँ पर आपको मिलेगा शहजादी का रोजा। क्या देखने को मिलेगा? शहजादी का रोजा देखने को मिलेगा। जौहर स्मारक, जो कि 1528 में हुए युद्ध का एक प्रतीक था। उस दौरान रानियों ने क्या कर लिया था? यहाँ पर जौहर कर लिया था। जौहर स्मारक मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर तालाब हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बेजू बावरा की समाधि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है चंदेरी में। याद रखना, बेजू बावरा की समाधि नहीं तो ग्वालियर लगा के जाते हैं अधिकतर लोग, परंतु यहाँ कहाँ पर है? चंदेरी में। यहाँ पर आपको याद रखना है खूनी दरवाज़ा भी स्थित है। फिर यहाँ पर जामी मस्जिद भी है। इसके साथ यहाँ पर भीमसेन की गुफा है। किसकी? भीमसेन की गुफा। तो ये सभी कहाँ पर स्थित है? चंदेरी के किले में स्थित है। आप सभी को पता है चंदेरी के किले में अभी स्त्री 2 की शूटिंग भी हुई थी, तो वापस से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को कि बादल महल गेट कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने चंदेरी के बारे में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध राम राजा मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो देखो भैया, प्रसिद्ध राम राजा मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ पर है, तो ओरछा में स्थित है। कहाँ पर है? ओरछा। और ओरछा किस जिले में पड़ता है? तो सर निवाड़ी जिले में ओरछा पड़ता है। ठीक है, ये सभी आपको याद है। निवाड़ी जिले का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2018 के दिन टीकमगढ़ जिले से पृथक कर किसका? निवाड़ी जिले का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश का 52वां जिला था, ये भी आप सभी को पता है। ठीक है, अब देखो ओरछा की हम बात कर लेते हैं। तो ओरछा में और कौन कौन से हमें स्थल देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले याद रखना कि ओरछा बेतवा नदी किनारे अवस्थित है। ओरछा नगर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी, जो कि एक बुंदेला राजा थे। यहाँ पर अन्य स्थानों की हम बात करते तो यहाँ पर हमें जहांगीर महल देखने को मिलता है, जिसे वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। फिर हमें रानी महल यहाँ पर देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चतुर्भुज मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो देखो, रानी महल मिल गया, चतुर्भुज मंदिर मिल गया, फिर यहाँ पर राय प्रवीण का महल, फिर एक सुंदर महल। ये सभी महल हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ओरछा में देखने को मिलते हैं। तो जहांगीर महल, रानी लक्ष्मी नारायण का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, राय प्रवीण का महल, सुंदर महल, ये सभी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ओरछा में। और ओरछा में राम राजा मंदिर है। यह भारत का एकमात्र स्थान है यहाँ पर राजा को और राम भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। साथ ही में यहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है भगवान राम को हर।
ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी तापीय विद्युत गृह बीरसिंहपुर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके दो नाम आते हैं, या तो बीरसिंहपुर तापीय विद्युत गृह जाता है या संजय गांधी ताप विद्युत गृह आता है। तो याद रखना, सबसे पहले तो यह बीरसिंहपुर में स्थित है। बीरसिंहपुर किस जिले में पड़ता है? तो उमरिया जिले में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमरिया। देखो, ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की मैं आपको बात करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में जितना भी पावर का जनरेशन होता है यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की जाती है इस कंपनी की। इसके अधीन अभी वर्तमान में संजय गांधी तापीय विद्युत गृह, फिर हमारा सारणी तापीय विद्युत गृह, संत सिंगाजी तापीय विद्युत गृह, ठीक है, सारणी तापीय विद्युत गृह जो सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, अमरकंटक तापीय विद्युत गृह जिसे चाचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह कौन सा है, मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवासरत है? अपन 3 दिन से ये प्रश्न लगा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर रिपीट होता है। तो ये सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अपन ने क्या बताया था कि सर 21.1% हमारे यहाँ कौन रहते हैं? जनजाति निवास करती है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसमें से मैंने प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर आपको 2 आंकड़े दिए थे। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक धार में और न्यूनतम भिंड में, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अलीराजपुर में, उसके बाद झाबुआ में बताया था मैंने, और सबसे कम कहाँ पर? भिंड में। तो यहाँ पर किससे पूछा है कि सर सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवासरत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग का गठन कब हुआ था? आपको यह प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला होगा, और कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार एमपीपीएससी पूछ रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में एमएसएमई जितने भी उद्योग हैं उन सभी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार लगी हुई है। क्यों? क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक लोग क्या होते हैं? रोजगार में उसमें शामिल होते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक एमएसएमई विभाग बनाया। उसका मुख्य काम क्या था? मध्य प्रदेश में एमएसएमई जितने भी उद्यम हैं उनको बढ़ावा देना। तो इसकी स्थापना होती है 5 अप्रैल 2016 के दिन। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई नीति भी लेके आती है। तो मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई नीति किस वर्ष जारी करती है? 2021 में जारी करती है। अब देखो, यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित जितने भी विभाग है और उनका कब कब गठन हुआ है उन सभी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम पड़ गया होगा कि सर ऐसे विभाग से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग निगम बना था। इसकी स्थापना 1961 में होती है। फिर आता है औद्योगिक विकास निगम। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना होती है 13 सितंबर 1965। ठीक है, फिर देखिए 1969 की बात आती है तो मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, ये भी एमपीपीएससी ने पूछे हुए हैं सभी। तो इसकी स्थापना कब होती है? 21 मार्च 1969। ठीक है, फिर देखो एक और याद रख लेना, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प कला उद्योग निगम, जो कि हाथों से बनाने वाली कलाओं को बढ़ावा देते हैं। इसका नाम बदलकर संत रविदास कर दिया गया है। संत रविदास हस्तशिल्प कला उद्योग कर दिया गया है। इसकी स्थापना होती है भैया 1981 में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो एकलव्य पुरस्कार तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए? नहीं सर। विक्रम पुरस्कार निशानेबाजी को? नहीं। विश्वामित्र तलवारबाजी को? बिल्कुल नहीं। प्रभात जोशी मलखम को बढ़ावा देने के लिए जाता है? तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। देखो, ये सभी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार आप सभी को पता है जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। प्रभात जोशी मलखम के क्षेत्र में 2013 से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर है? तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 आता है,
जिसके बाद मध्य प्रदेश में 1994 में 3 स्तरों पर पंचायतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, एक तो जिला स्तर पर करते हैं, फिर उसके बाद विकासखंड स्तर पर करते हैं, फिर उसके बाद हमारे ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। तो हमारा 3 स्तरीय क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायतों के बारे में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 29 दिसंबर 1993 के दिन हमारे कहाँ पर पेश किया जाता है, विधानसभा में। 30 दिसंबर 1993 को यहाँ पारित हो जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1994 के दिन इसे क्या, राज्यपाल मंजूरी दे देता है, और 25 जनवरी 1994 को दिन यहाँ मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो, इसके अलावा इसमें आप सभी को पता है संवैधानिक संस्था है, 243 में इनका जिक्र मिलता है। तो 243D के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसमें, पंचायतों में अनुसूचित जनजाति जाति, साथ में महिला को आरक्षण दिया है। फिर 243K के तहत पंचायतों के मध्य प्रदेश में चुनाव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। तो ये 2 ही अनुच्छेद जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो आप सभी को पता है कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है सर राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में कह रखा है कि मध्य प्रदेश का जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। 155 में बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति का संबंध किससे है, 155 अनुच्छेद से है। और 154 में बताया गया है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। सबसे पहले तो लोकायुक्त की बात कर लो। तो भैया लोकायुक्त क्या है, एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचार संबंधी जांच करती है। मध्य प्रदेश में इसका गठन 1982 में होता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के द्वारा 1982 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संस्था का निर्माण होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। उसके बाद मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, और पहले लोकायुक्त कौन थे, पीबी दीक्षित थे। याद रखना कौन थे, पीबी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो सत्येंद्र कुमार सिंह हमारे यहाँ के वर्तमान लोकायुक्त हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे। अब देखो कैसा घुमा रहा है, जीपी दीक्षित, पीबी दीक्षित, के लोहाटी, सबई सिंह। जीपी पीबी उनने आगे पीछे कर दिया, तो आपको याद रखना पीबी दीक्षित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। और वर्तमान में कौन है, तो सत्येंद्र कुमार सिंह है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है, जबलपुर में है। भोपाल में शूटिंग अकादमी मैंने बताई थी, शिवपुरी में क्रिकेट अकादमी है, मलखम्ब अकादमी उज्जैन में है। तो याद रखना ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में। तीरंदाजी अकादमी MPPSC 3 से 4 बार पूछ चुका है, और आगे वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल यानी MP ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो MP ऑनलाइन आप सभी को पता है जुलाई 2006 में स्टार्ट किया गया था। MP ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो यहाँ MP गवर्नमेंट प्लस TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक जॉइंट एडवेंचर है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में E-गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो याद रखना MP ऑनलाइन का गठन कब हुआ था, जुलाई 2006 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित मार्कफेड का गठन कब किया गया था। तो देखो यह संस्था कैसी है, जो कृषि को और सुलभ बनाती है। जैसे कृषि में किसानों को क्या बेचना है, अपना उत्पादन बेचना है, तो उसके लिए जो एक संघ बनाया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उसको मार्कफेड के नाम से जाना जाता है। इसका गठन कब होता है, 1956 में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संबंधित था। तो देखो ये पेपर लगभग 2015-16 का है। अब इसका प्रश्न आपको 2023 में भी देखने को मिला था। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश कहाँ से संबंधित है, तो उज्जैन से संबंधित है। देखो गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करते तो इनका विवरण, जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय थे, एक राजा थे, उनका एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, उनसे भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से भी गुर्जर प्रतिहार राजाओं के बारे में जानकारी हमें मिलती है। गुर्जर प्रतिहार मूलतः कहाँ के निवासी थे, उज्जैन के इन्हें निवासी बताया जाता है। इस वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, नागभट्ट प्रथम द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। इसके दरबार में एक प्रमुख
कवि थे, उनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। इनके द्वारा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, फिर बाल रामायण, विध्वंसालिका, विध्वंसाल भंजिका आदि किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजशेखर द्वारा लिखी गई है। वह किस वंश से संबंधित है? तो प्रतिहार वंश से संबंधित है। प्रतिहार राजा आए। और कुछ की हम बात करते तो मिहिर भोज, आपने नाम सुन रखा होगा। तो मिहिर भोज भी कहाँ से? प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। महिपाल राजा का नाम सुना होगा, वह भी प्रतिहार राजवंश से ही संबंधित थे। तो ये सभी याद रखना। अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर लगाया था, उसमें पूछा था राजशेखर किस वंश के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर किसके थे? गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? तो भास्कर भट्ट भैया मध्यकालीन के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे और इन्हें विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? राजा भोज ने, जो कि किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से संबंधित थे। राजा धंग आप सभी को पता है चंदेल वंश से संबंधित थे, जिन्होंने गंगा यमुना का जो मिलन मतलब यहाँ पर मिलती है वहाँ पर खड़े होकर शिव की आराधना में क्या दे दिया था? अपने प्राण निछोवर कर दिए थे। विद्याधर भी आप सभी को पता है चंदेल वंश से संबंधित है। तो इन सभी के बारे में भी आप याद रख लेना। अब अगला प्रश्न है, उदयगिरि की गुफाएं संबंधित हैं। तो कल भी हमने इसे किया था कि उदयगिरि की गुफाएं सबसे पहले तो याद रखना, उदयगिरि की पहाड़ी विदिशा में स्थित है। ये मैंने आपको बताया था। यह गुप्तकालीन गुफाएं, इनकी संख्या कितनी है? 20 है। 1 और 20 किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर 5 में हमें भगवान विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो यानी यह किससे संबंधित हो गई? तो यह जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हो गई ये गुफाएं, गुप्तकालीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनिट 10 का प्रश्न है, आज समझ लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियों को मुटियारी कहलाती है, बिल्कुल सही है भैया। घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। बेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा का विस्तृत विवेचन किया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी कथन क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। और घोटुल प्रथा किस में चलती है? तो घोटुल से, जैसे घो को तुम गो बना लेना और इधर गो आ जाएगा, तो गो से गोटुल कर लेना और गो से गोंड कर लेना। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो घोटुल प्रथा किस में होती है? गोंड जो जनजाति है उसमें प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर किसे घोषित किया था? शिवपुरी को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली कहाँ पर है? कितनी बार बताया गया है कि बावई, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? माखन नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? तो सर हमारे नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? माखन नगर या बावई और नर्मदापुरम में। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इनके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा 1954 में की गई थी। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। और इन्हें दिया कब गया था? 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। फिर देखिए, हिम किरीटनी एक इनकी अन्य रचना है। फिर मैंने इनके बारे में आपको बताया, मरण ज्वार, माता, फिर उसके बाद साहित्य का देवता, अमीर गरीब इरादे, कृष्णा अर्जुन युद्ध, ये सभी किसकी कृति हैं? तो ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियां हैं। फिर अगला है, कुमार गंधर्व समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आप सभी को पता है कुमार गंधर्व का संबंध कहाँ से? देवास से। तो इसका आयोजन हर वर्ष कहाँ पर किया जाता है? देवास में किया जाता है। ये एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे कुमार गंधर्व। कर्नाटक राज्य से इनका संबंध था। ठीक है, तो इनका नाम शायद कोमकली करके इनका कुछ नाम है। तो आज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार के वनों का है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन हमारे यहाँ सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं? पूर्वी क्षेत्र में। कटीले वन सर उत्तर भारत या मध्य भारत वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णवाती वन हमें बुंदेलखंड, जबलपुर, कटनी वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, पत्ते क्यों झड़ाते हैं पेड़? तो पानी की कमी के कारण। तो पानी सर्वाधिक कहाँ पर? पूर्वी में। तो यहाँ पर आर्द्र पतझड़ यानी आधे पत्ते गिराते हैं पानी की कमी के कारण। शुष्क पतझड़ यानी यह सूखे भी हैं और पूरे पत्ते गिरा देते हैं गर्मियों के दिनों में। तो याद रखना, यह मुख्य रूप से हमें बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं शुष्क पतझड़ वन, जिसमें हमें मेनली कौन कौन से आते हैं? तेंदुपत्ता वाले पेड़ आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हमारी सागौन आती है इसके अंतर्गत। और अर्ध पतझड़ वन में कौन आते हैं? सालवन आते हैं, ठीक है। तो ये सभी याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तरी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो आप सभी को पता है लंबवत चमकेगी तो क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पर या कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो याद रखना, सिंगरौली में ही वर्तमान में सर्वाधिक कोयला भंडार है। यहाँ पर सबसे मोटी परत पाई जाती है 1.5 मीटर से लेकर 2.0 मीटर तक की कोयले की। सोहागपुर आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। मतलब कि इसका विस्तार ज़्यादा क्षेत्रफल में हमें देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा होगा? सोहागपुर। कानन और पाथरखेड़ा आप सभी को पता है कहाँ पर है? तो ये सर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के भाग है। और पाथरखेड़ा कहाँ पर? बैतूल जिले में पड़ता है, सारणी के निकट, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, बालाघाट के मैग्नीज का भंडार किस सेल समूह में पाया जाता है? तो मैंने आपको विस्तार बता चुका हूँ मैं चट्टानों का 3 से 4 बार। आज वापस देख लो कि कौन सी चट्टान कहाँ पाई जाती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये वाले क्षेत्र में हमें कौन सी मिलेगी? तो यहाँ पर मिलेगी हमें धारवाड़। और यहाँ पर कौन सी मिलेगी? कुड़प्पा। और ये वाले क्षेत्र में कौन सी मिलेगी? आर्कियन। यहाँ पर कौन सी मिलेगी? तो सर यहाँ पर मिलेगी विंध्यन। फिर ये वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में हमें कौन सी मिल जाएगी? गोंडवाना। और यहाँ पर कौन सी मिलेगी? मालवा के पठार में बेसाल्ट की चट्टान। तो ये सभी याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैग्नीज हमें कहाँ पर मिलता है? बालाघाट में। तो कौन सी चट्टान है? धारवाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़ सेल समूह। तो आज का सेशन कैसा लगा? अभी हम करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। मैं लाइव बैच के बारे में बता देता हूँ। मात्र 999 में आपको मिल रहा है, अभी भी टाइम है। कभी रिवीजन करना है, कोई सी 5 यूनिट भी बची है उनका भी रिवीजन करना है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यह लगभग 15 जनवरी के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 999 में मात्र जो यूनिट आपको अभी तक समझ में नहीं आई है उन्हीं को देखने के लिए 999 रुपये खर्च कर लीजिए। इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट जरूर होगा दोस्तों, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें हवाई के द्वारा तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो आप सभी को बताएं, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने हवाई के द्वारा तीर्थ यात्रा शुरू की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है भैया वैष्णवी त्रिपाठी जी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अटेर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो अटेर महोत्सव आप सभी को पता है, अटेर का किला कहाँ पर है? तो भिंड में है। तो भिंड के अटेर में ही कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है? अटेर महोत्सव आयोजित किया जाता है। आपको कैसा लगा आज का सेशन? इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। साथ में मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी देते जाइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर गरुड़ स्तंभ स्थित है। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल मैं कमेंट भी शामिल करूंगा आपके कि कौन बच्चा अच्छे से आंसर दे रहा है। साथ में इस सीरीज के बारे में भी आपको लिखना है कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को एक कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। जो भी सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसे हम पिन करेंगे या हमारे कल की क्लास में उसे ऐड ऑन करेंगे। अब मिलेंगे हम कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।